चाहे एसएससी हो या फिर बिहार एसएससी या फिर रेलवे का एग्ज़ाम हो या बीपीएससी का एग्ज़ाम, एक टॉपिक जो सभी एग्ज़ाम में कॉमन है, जहां से सवाल बनते ही बनते हैं, और वो टॉपिक है आपका जनगणना। नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञानेश्वर और आप सभी का प्रथम क्लासेस के इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम उस टॉपिक को कवर कर रहे हैं जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। या आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, मैंने जितने भी एग्जाम्स के मेंशन किए है ना, उन सब में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इस सीरीज़ में हम लोग 3 वीडियो करेंगे। ये वीडियो आपका पहला जो डिटेल का है, इसके बाद 2 और वीडियोज़ जिसमें हम लोग जो है PYQ को डिस्कस करेंगे। 100 से ज़्यादा क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं या संभव हो तो मैं 2 वीडियो में कवर कर दूंगा। एक तो ये डिटेल रहेगा एक क्वेश्चन का, लेकिन अगर हो सकता है कि आपका तीसरा वीडियो भी बन जाए। जितने भी इंपॉर्टेंट PYQs चाहे BPSC में पूछे गए हैं, SSC में पूछे गए हैं, बिहार SSC का तो PYQ ऑलरेडी हमने कर लिया है। जो लोग चैनल पे खैर नए हैं उनको शायद ना पता हो, तो हम अभी बिहार स्पेशल चल रहा है। ये वीडियो उसी सीरीज का एक पार्ट है। बिहार स्पेशल में ऑलरेडी हिस्ट्री, पॉलिटी है ना, और इन सब के बिहार स्पेशल की भी क्लासेस हो चुकी हैं। तो आप लोग वो सारे ही क्लासेस अगर आपने देखा है तो कोई बात नहीं, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन सभी प्लेलिस्ट को जाकर के खोलिए और उसके वीडियोस को देखिए। वो आपके एग्जाम में बहुत बहुत कंट्रीब्यूट करने वाला है। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सेंसस यानी कि जनगणना को बहुत इंपॉर्टेंट है और क्या क्या जानना है हमको इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। तो जनगणना से संबंधित पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में जान लेते हैं, है ना। अब फिर हम लोग जो 2011 की जनगणना, ऑब्वियसली क्योंकि 21 की जो होने वाली थी वो कोविड के कारण जो है पोस्टपोन हो गई, तो अभी तक उसके डेटाज नहीं आए हैं, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है। जब वो आएगा तो ऑब्वियसली हमें वो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब तक 2023 वाली जनगणना, और क्योंकि अभी 24 में इलेक्शन है, तो उम्मीद आप करिए नहीं कि जनगणना की जो है वो रिपोर्ट आने वाली है, ठीक है। तो चलिए बाकी जो हमारे एग्जाम में आ रहा है हम उसको पढ़ लेते हैं, उसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो जनगणना से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसमें क्या क्या है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है कि विश्व में जो सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय जो है वो स्वीडन को था। स्वीडन ने पहली बार 1749 में जो है कंप्लीट एक पूर्ण जनगणना कराई, ठीक है, और इसलिए स्वीडन को ये क्रेडिट जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। आपको ये भी सवाल पूछा, चूंकि जनगणना की बात कर रहे हैं तो जनसंख्या दिवस इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। और जनसंख्या दिवस जो है आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, 11 जुलाई है ना। 11 जुलाई को जो है आपको जनसंख्या पॉपुलेशन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। भारत की जनगणना की अगर हम बात करें तो ये कौन से विषय, मतलब ये जो विषय है कौन सी सूची में आता है। आप सबको पता है कि हम पॉलिटी में 3 सूची पढ़ते हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना। तो ये जो विषय है ये भी कई बार पूछा गया है कि जनगणना जो है वो कौन सी सूची का विषय है, कौन से मंत्रालय से संबंधित है, सभी को जान लेंगे। तो ये विषय है आपका संघ सूची का। आपको पता होगा कि ये जो संविधान की अनुच्छेद या संविधान का जो धारा 246 है उसके अंतर्गत ही ये जो सब्जेक्ट का, विषयों का बंटवारा होता है। कई बार हमने PYQ के वीडियोस में देखा है, डिटेल क्लास में भी देखा है ना। तो 246 के अंतर्गत जनगणना का जो कार्य है वो संघ सरकार को सौंपा गया है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि ये संघ सूची का विषय है। एक और चीज जान लीजिए, जनसंख्या का जो अध्ययन है, पॉपुलेशन का जो स्टडी है, उसको हम लोग डेमोग्राफी कहते हैं। ये भी पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि जनसंख्या के स्टडी को, यानी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो क्या कहलाता है, आपका डेमोग्राफी कहलाता है। ध्यान रहेगा, ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। अब जनगणना को लेकर के ये पॉइंट शायद आपको नया लगे, जिन लोगों ने पहले भी जनगणना का वीडियो देखा होगा कहीं पर, ठीक है। देखिए ये सवाल इस बार GD में पूछा गया था SSC के, ठीक है। और वो क्या है, देखिए कि एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना जो है वो 1830 में ही हो गई थी, और ये करवाने वाले थे हेनरी वॉल्टर, है ना, जिन्होंने ढाका में करवाया था, है ना।
अब तो ये बांग्लादेश में चला गया, बट उस समय तो भारत का हिस्सा था। तो ढाका में आयोजित की थी। तो ये सवाल जीडी में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। इस साल 2023, इस साल मतलब एक्चुअली 2023 में, क्योंकि 24 आया है तो हम लोग 23 की ये बात हो रही है, ठीक है। उसमें पूछा गया था कि भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वॉल्टर के द्वारा की गई थी। कहाँ की गई थी? ढाका में की गई थी। तो ये ध्यान रखेंगे। बाकी जो सवाल ये बनते हैं, जो पूछा जाता है कई बार कि भारत में पहली बार जनगणना पूछा जाता है या आंशिक जनगणना जो है वो कब हुआ था या किसके समय में हुआ था, ये पूछा जाता है। तो ये तात्कालीन गवर्नर लॉर्ड मेयो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। और कब हुआ था? 1872, 1872 में। बट ये आंशिक जनगणना ही थी। जो पूर्णतः जनगणना और रेगुलर पीरियड में स्टार्ट हुआ वो आपका हुआ 1881 में। यानी किसके समय में? लॉर्ड रिपन। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है किसके समय में हुआ था। तो लॉर्ड रिपन के समय में जो है एक नियमित प्राधिकृत तरीके से रूप से, ठीक है, 1881 में पहली बार जनगणना कराई गई। और यहीं से जनगणना जो है आपका निरंतर जो है 10 वर्षों में, हर जो 10 वर्ष, आपको पता होगा कि जनगणना जो है 10 वर्षों में होता है। और यहीं से ये निरंतर जो है 10 वर्षों से, मतलब 10 वर्षों में होता आ रहा है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? तो ये ध्यान में रखेंगे, ये सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। जो लोग पहले से आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, बट जो लोग नए हैं मैं उनके लिए कह रहा हूं कि ये सारे ही पॉइंट से क्वेश्चंस बनते हैं। अभी मैं इसके बाद जस्ट पीवाईक्यू का जब डिस्कशन करवाऊंगा, है ना, नेक्स्ट वीडियोस में, तो वहां पर आप दिखेगा ये सारे ही टॉपिक से ही आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। अच्छा, भारत के पहले जनगणना आयुक्त जो हैं वो कौन थे? ये भी सवाल पूछा जाता है। हेनरी प्लाउडन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो हेनरी प्लाउडन जो है, या हेनरी प्लाउडन का नाम याद रखिएगा। ये भाई साहब कौन थे? तो ये भारत के पहले जनगणना आयुक्त थे, हेनरी प्लाउडन। क्लियर है? याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला स्लाइड हम लोग देखते हैं। अब सवाल है कि पहली बार जाति आधारित जनगणना जो है वो कब हुई थी, ठीक है। तो ये हुई थी आपका 1931 में। अभी जाति जनगणना जो है, कास्ट सेंसस बिहार में भी हुआ है। एक्चुअली मैं भूल गया था उसके डाटा को लाने के लिए। तो अगला वीडियो एक तो इसका क्वेश्चन डिस्कशन होगा और फिर आपका जो है कास्ट सेंसस ऑफ जो बिहार है, क्योंकि उससे भी डाटा आपको पूछे जा सकते हैं, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम के लिए, खास करके बिहार एसएससी, बिहार दरोगा वाले बच्चों के लिए। तो वो भी मैं आपको जल्दी ले आऊंगा, ठीक है। चलिए बाकी बढ़ते। तो पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। भारत में जनगणना का कार्य जो है वो कौन से मंत्रालय, जैसे मैंने मंत्रालय का नाम लिया था, और यह है गृह मंत्रालय। पूछा हुआ सवाल है, एसएससी में भी कई बार पूछा गया है कि जनगणना का कार्य जो है कौन से मंत्रालय के पास है? गृह मंत्रालय के अधीन जो महापंजीयक या जनगणना आयुक्त होते हैं, अभी हमने पढ़ा था, है ना, हेनरी प्लाउडन जो पहले जनगणना आयुक्त थे, ठीक है, उनके निर्देश के अनुसार होता है, ठीक है। अब यहां दो सवाल एक पूछा जाता है, एक महाविभाजक वर्ष और एक लघु विभाजक वर्ष। यह भी कई बार जनगणना के टॉपिक से पूछा गया, तो जानते हैं इन दोनों को। देखिए 1911 से 1921 का जो दशक था, इसमें जन्म वृद्धि दर जो है बहुत न्यूनतम रही थी, बहुत कम रही थी। इसलिए, ठीक है, इसे जो है महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये 1921 को, इसको ध्यान में रखेगा। 19 यानी ये 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है, ठीक है। ये तो ये डेकेड की बात हो रही है, लेकिन साल आपसे पूछेगा तो हो जाएगा 1921 को जो है वो महाविभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? और फिर लघु विभाजक किसको कहते हैं? 1951 में जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम रही थी, इसलिए इसे जो है लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो महाविभाजक वर्ष कहा जाता है किसको? 1921 को। लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है 1951 को। तो ये दोनों ही बातें आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है ऑब्वियसली कब हुई? 1951 में हुई थी। इसमें 14 सवाल जो सम्मिलित, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उसमें कितने क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए थे। 14 सवाल सम्मिलित किए गए थे। अरे आप जैसे जनगणना वाले आते हैं ना, तो वो आपसे सवाल पूछते हैं ना, आपके घर आते हैं और आपसे फिर सवाल, कई तरह के सवाल करते हैं कि कितने घर में सदस्य हैं, सदस्यों के नाम के बारे में, उसकी उम्र के बारे में, बाकी चीजें, ठीक है। तो ये आपके इसमें 14 सवाल सम्मिलित किए गए थे इसके, ठीक है। ये बात पहली जनगणना की हो रही है 1951 में। भारत की प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत जनगणना अगर पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा 2001 की जनगणना, कि भारत की जो पहली कंप्यूटरीकृत जनगणना है, ठीक है,
सेंसस है, ठीक है, वो आपका 2001 का सेंसस था, तो ये भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए भारत में, ये तो आपका 2011 वाला डाटा, इसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ये आगे भी आएगा। अच्छा, आपको पता है कि भारत जो है विश्व के केवल 2.4% भूभाग पर विस्तृत है, लेकिन जो 2011 का डाटा देखें, लेकिन जब आबादी की बात करते हैं, देखिए हमारा भूभाग विश्व का मात्र 2.4% है, लेकिन जनसंख्या की अगर बात करेंगे तो वही हम 17 पूरे विश्व की जनसंख्या का 17% जो है वो हमारे, अभी तो हम और भी बढ़ गए और विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या हो गए। रिपोर्ट्स तो यही कहते हैं, अभी हमारा सेंसस वैसे नहीं आया है, बट रिपोर्ट्स के माने तो अभी वर्तमान में हम दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश बन चुके हैं, ठीक है, हमने चाइना को भी पछाड़ दिया इसमें, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब आते हैं 2011 की जनगणना, जहां से वो तो आपका जो हमने जनगणना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़े वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब यहां से आते हैं 2011 की जनगणना, क्या क्या पूछा जाता है पहले देखते हैं क्या क्या है इसमें। वर्ष 2011 की जनगणना जो है भारत की 15वीं जनगणना थी, और स्वतंत्र भारत की पूछा जाएगा तो ये 7वीं, दोनों ही सवाल पूछे गए हैं। अभी इस साल, मतलब इस साल जब मैं बोलता हूँ, एक्चुअली मुझे 2023 बार बार रिपीट होता है ना, तो 2023 का जो साल था उसमें एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए उसमें ये सवाल भी कई बार आया, ठीक है, कि भारत की ये कौन सी भी जनगणना थी, और दूसरा कि स्वतंत्र भारत की कौन सी थी। तो भारत की ये 15वीं थी ओवरऑल, और जो स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना जो है आपका 2011 का था, ठीक है। इसमें सवाल कितने थे? कुल 29 सवाल सम्मिलित किए गए थे। पहली जनगणना में हमने देखा था 14 सवाल था, और इस जनगणना में टोटल 29 क्वेश्चंस थे, ठीक है। फिर यह भी पूछा जाता है 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन है। पहले तो हमने हेनरी प्लाउडन पढ़ा, लेकिन 2011 की जनगणना के आयुक्त जो है वो थे सी चंद्रमौली, तो इनका नाम याद रखिएगा, सी चंद्रमौली जो है 2011 की जनगणना आयुक्त थे, ठीक है। ये भी सवाल पूछा गया है बहुत इसमें जितने भी वैसे मैंने पॉइंट्स लिए सभी पूछे गए हैं, सभी एग्जाम में आपके आते ही हैं वहां से क्वेश्चंस, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 2020 तक भारत विश्व का सबसे युवा देश हो जाएगा, ऐसा आया था रिपोर्ट में, जिसमें भारतीयों की औसत आयु जो है वो 29 ईयर्स हो जाएगी, ऐसा कहा गया था, ठीक है। तो ये भी डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए भारत की कुल जनसंख्या की बात कर लेते हैं, ये तो आपको पूछा ही जाता है, वैसे ये अब पहले के समय में ज़्यादा पूछा जाता है, ये कम पूछ करके ज़्यादा आजकल जो है जनसंख्या से ज़्यादा साक्षरता पर, लिंगानुपात पर ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। और जो अभी हमने फैक्ट्स की बात की, ये फैक्ट्स यहाँ जैसे इधर ऊपर के हमने फैक्ट्स बात किए, पीछे हमने महत्वपूर्ण फैक्ट्स बात किए, वो पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लेकिन जो पूछा जाता है, जो एक टॉपिक मैं बता रहा हूँ, इसमें जनसंख्या तो आपको पता ही है कि ये 121 करोड़ थी, तो डाटा पूरा ना पूछ करके इतना ही डाटा आपसे पूछा जाता है, ये कितने करोड़ है, ठीक है। तो ये 121.05 इतनी जो करोड़ है ये आपकी आबादी है कुल, ठीक है। बाकी पूरा भी देख सकते हैं, कभी कल अगर पूरा पूछ दिया तो आप आराम से आंसर कर पाए। यहां सवाल इसमें जो मेन पूछा जाता है, ये शहरी और ग्रामीण आबादी से मैंने कई सवाल देखे, ठीक है। शहरी आबादी कितनी है भाई? तो ये शहरी आबादी जो है 2011 के अकॉर्डिंग 68.8% जो है वो शहरी आबादी है, और ग्रामीण आबादी कितनी है? 31.2% जो है वो ग्रामीण आबादी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आने वाला पॉइंट है, बहुत बार आता है। तो 68.8% शहरी जनसंख्या है, 31.2% जो है वो आपका रूरल पॉपुलेशन, ग्रामीण आबादी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। विश्व की अगर कुल जनसंख्या की बात करें, उसमें भारत का प्रतिशत अभी वैसे आया भी, हमने जस्ट पीछे डिस्कस किया, 17.5, 17.5% जो है वो कुल वैश्विक आबादी का जो है 17.5% भारत में ही अकेले है, ठीक है। इसके अलावा दशकीय जन्म वृद्धि दर जो है हमारे यहाँ 17.7% है, ये तो कई बार पूछा ही गया है, लेकिन इस बार मैंने एसएससी में पहले भी 1-2 बार देखा है, और इस बार वार्षिक जन्म वृद्धि दर पूछा था, तो ये है आपका 1.64%। तो ये भी याद रखेंगे कि जो आपका दशकीय वृद्धि दर था तो वो तो 17.7 था, लेकिन वार्षिक जन्म वृद्धि दर जो है वो 1.64
6.4% रहा। ठीक है, याद रहेगा। भारत में पुरुषों की जनसंख्या की अगर बात करें तो ये कितनी है, ठीक है, ये भी पूछा हुआ डेटा है। ये है आपका 62.31 करोड़, ये पुरुषों की आबादी थी। और महिलाओं की आबादी की बात करेंगे तो ये 58.47 करोड़ जो है इसमें महिला आबादी थी। क्लियर है? ठीक है, तो ये भारत के, अभी हम लोग स्टेट वाइज अलग से डेटा देखेंगे। ये तो हम लोग अभी जो भारत की 2011 की जनगणना थी उसमें भारत का क्या स्थान रहा, अभी हम लोग वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर अभी स्टेट वाइज हम लोग कैटेगरी वाइज भी देखेंगे। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना रहा, कई बार पूछा गया सवाल, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब ये हुआ कि जनसंख्या घनत्व का मतलब है, मान लीजिए अगर ये 1 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, ठीक है, ये आपका 1 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, ठीक है, क्षेत्रफल है, तो इस क्षेत्रफल में कितनी आबादी है, कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, वो आपका कहलाता है जनसंख्या घनत्व। बात समझ में आ रही है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वो हमारा भारत की जनसंख्या घनत्व है। अभी मैंने बिहार के बारे में पूरा एक डिटेल वीडियो बनाया था, है ना, बहुत सारे लोगों ने उसको देखा है। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है, आप लोग जरूर जाकर के वीडियो को देखिए। बिहार के एग्जाम के लिए वो टॉपिक, उसमें बिहार के जनसंख्या, जनगणना और बाकी टॉपिक्स के बारे में मैंने पढ़ाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आपके एग्जाम में बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी भारत में लिंगानुपात, भारत की अगर बात ओवरऑल बात करें तो 943 महिला प्रति 100 पुरुष। लिंगानुपात का यही मतलब होता है कि प्रति 1000, कि प्रति 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं, उसको हम लोग लिंगानुपात कहते हैं, है ना, और तो जेंडर रेशियो कहते हैं। और भारत में अगर 2011 की बात करें तो 1000 पुरुष पर 943 महिला जो है वो थी आपके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की साक्षरता दर की जब हम बात करते हैं तो ये था आपका 74 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। साक्षरता दर ऐसा टॉपिक है ना, एक लिंगानुपात और एक साक्षरता दर, सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, और जनसंख्या घनत्व से भी उन सबको डिस्कस करेंगे। तो भारत की साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें पुरुष और महिला, बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ के जाइए, एग्जाम में बहुत बार आया है क्वेश्चन। पुरुष की जो जनसंख्या है ना, ये कितनी थी इस टोटल, सॉरी ये मतलब साक्षरता दर, पुरुष की साक्षरता दर कितनी थी, तो 82.14% जो है वो पुरुष साक्षरता दर, ये पूरे इंडिया की बात हो रही है। और महिला साक्षरता दर 65.46% महिला साक्षरता दर था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्र, अब ये भी एक डेटा पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जो है जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने के लिए 2045 का टारगेट रखा गया था, है ना, लक्ष्य रखा गया था, जिसे अब बढ़ा करके 2070 कर दिया गया है, मतलब 2011 में कर दिया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये डेटा भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। अब आते हैं हम कैटेगरी वाइज, है ना। अब हम लोग जो है एक एक कैटेगरी को पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप लोगों से बस इतना ही एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। आप जिन ग्रुप्स में पढ़ते हैं, आपके सपोर्ट के बिना फिर ना हम ग्रो कर पाएंगे, ना चैनल, और ना ही आपके लिए कंटेंट बेहतर आ पाएगा। आप लोग जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे हैं लेकिन शेयर बहुत कम लोग करते हैं, कमेंट भी बहुत कम लोग करते हैं, ये थोड़ी आप लोगों से शिकायत है। मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर के आ रहा हूँ, सारे ही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ एक एक करके। हाँ, थोड़ा समय लगेगा, मैं पूरा ही जीएस आपको करवा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बहुत विस्तार है, तो बहुत सारी चीजें कवर करने में थोड़ा समय लगेगा। साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए, सपोर्ट करिए, और आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए, कौन से टॉपिक पे, वो जरूर मेंशन करिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले जनसंख्या यानी पॉपुलेशन की। ये स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सबसे पहले अगर ये आप ऑर्डर देखिए, अधिकतम जनसंख्या में पहले नंबर पर आपका क्या है, फर्स्ट नंबर पर उत्तर प्रदेश है ना, क्लियर, ये देख रहे हैं 20 करोड़ की आबादी। फिर आपका ये लगभग 20 करोड़ के पास था, ठीक है, 19 पॉइंट समथिंग करोड़ था, तो 20 करोड़ ही रहता है एग्जाम में ऑप्शन में। ठीक है, महाराष्ट्र की आबादी जो है वो सेकेंड नंबर पर थी, और तीसरे नंबर पर थी बिहार की आबादी। ठीक है, थर्ड नंबर पर, जो थर्ड नंबर तक ही आपसे सवाल पूछा जाता है राज्य में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की आबादी 20 करोड़, महाराष्ट्र की 11 करोड़ और बिहार की जो है वो 10 करोड़ जो आबादी थी, ये पूछा जाता है आपसे। तो ऑर्डर भी और सारे डेटास भी ध्यान रखिए।
अब बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य की। तो न्यूनतम जनसंख्या पर सबसे पहले आता है, सबसे कम जनसंख्या यानी फर्स्ट रैंक पर आएगा आपका सिक्किम, मात्र 6 लाख आबादी। फिर दूसरा नंबर है मिजोरम, भी कई बार पूछा गया, ये तो लोग याद रख लेते, ये वाला ध्यान नहीं रखते। मिजोरम ये 10 लाख, सेकंड वाला भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। अभी जब आपका क्वेश्चन डिस्कशन होगा फिर आप देखिएगा कितने सारे आएंगे। अरुणाचल प्रदेश की वहीं बात करें तो 13 लाख आबादी के साथ ये तीसरे नंबर पर न्यूनतम वाली कैटेगरी में आया था। ठीक है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य आप ध्यान में रखेंगे, सिक्किम सबसे कम 6 लाख, फिर मिजोरम जहां की आबादी 10 लाख थी, और अरुणाचल प्रदेश की आबादी करीब 13 लाख थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछ लीजिए, ऐसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं, दिल्ली की आबादी, दिल्ली का क्राउड लोगों के ध्यान में रहता है। ठीक है, तो वो है आपका 1.67 करोड़। ये दिल्ली की आबादी 2011 के अकॉर्डिंग थी, कितनी थी? 1.67 करोड़। और सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, अभी बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहा है, मोदी जी गए थे, समंदर का दौरा करके आए, तो पूरे मालदीव वालों को है ना बहुत इसका बुरा लग गया। ठीक है, और बहुत ज्यादा इस पर जो है बयानबाजी जो है ट्विटर सब पे होने लगी। ठीक है, तो वो है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, 64,000 है ना, मात्र 64,000 जो है इसकी आबादी थी। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली 1.67 करोड़, और न्यूनतम वाला लक्षद्वीप 64,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाला आपसे जिला पूछ ले तो ये महाराष्ट्र का थाना था। ठीक है, थाने। ठीक है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पूछेगा तो ये दिवांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में। इस बार बिहार, आई थिंक सॉरी बिहार नहीं, एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में ये सवाल पूछा था कि दिवांग घाटी जो है ना, जिसकी जनसंख्या सबसे न्यूनतम थी, वो कौन से राज्य में है? ठीक है, घुमा करके पूछा, तो ये ध्यान में रखेंगे, दिवांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में ये न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला था। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते और अगले स्लाइड को देखते हैं। अब एक सवाल जो पूछा जाता है ये डेकेडल ग्रोथ यानी कि दशकीय वृद्धि पर भी पूछा जाता है कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है, इसके बारे में सवाल भी कई सारे एग्जाम्स में आए। ठीक है, अब सबसे पहले सर्वाधिक वाला देखते हैं, है ना। तो सर्वाधिक में जो ग्रोथ देखा गया, जनसंख्या ग्रोथ देखा गया, वो आपका देखा गया मेघालय का। तो सबसे अधिक कहां का है? तो मेघालय में। कितना है? देखिए 27% जो है वो डेकेडल ग्रोथ देखा गया, यानी दशकीय वृद्धि देखा गया। अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर है जहां 26% जो है वो ग्रोथ देखा गया। ठीक है, ये 2011 के डेटा में। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि में मेघालय, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश था। उतना इसमें मोस्टली पहला नंबर ही पूछा जाता है, कभी कभी आपको दूसरा नंबर पूछ देगा, तीसरे चौथे की जरूरत नहीं है। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला अगर राज्य पूछेगा तो सबसे कम, और यहां बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको कई तरीके से पूछ सकता है, ये था नागालैंड। और नागालैंड जो है एकमात्र राज्य था जहां ग्रोथ जो है वो नेगेटिव गया था, -0.6% जो है वो यहां की आबादी का ग्रोथ रेट था। ठीक, यानी कि नेगेटिव ग्रोथ था। तो आपसे पूछ भी सकता है कि नकारात्मक ग्रोथ वाला है ना, या जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा था? नागालैंड था। ठीक है, और दूसरे नंबर पर केरल है जहां जनसंख्या वृद्धि दर जो है मात्र 4.9% थी। ठीक है, चलिए तो ये बात आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया आपका क्या? केरल, जो आपका 4.9% है। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य देख लिया हमने, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य भी देख लिए। अब हमें देखना है कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश और न्यूनतम वाला। तो देखिए सर्वाधिक में दादर नगर हवेली जो कि 55.9% है ना, 55.9% जनसंख्या वृद्धि यहां देखी गई थी। जबकि केंद्र शासित प्रदेश जो कि आपका लक्षद्वीप है, वहां पर मात्र 6.3% देखा गया। तो अब देखिए यहां पर सवाल में एक चीज आपको जरूर ध्यान में रखना है, थोड़ा ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। यहां से आप देखेंगे, आई थिंक है ना, एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल। तो यहां से आपको एक चीज क्या ध्यान रखना है, अब यहां सवाल दो तरह के बनते हैं, कंफ्यूज बस नहीं करना। अगर आपको पूछ ले कि पूरे भारत में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहां रही, पूरा भारत पूछ रहा है, पूरा भारत मतलब केंद्र शासित तो उसी में आएगा,
तब देखिए इसका ग्रोथ कितना है 55 पॉइंट, जो है ना ये आपका जो दादर नगर हवेली का है 55.9% है। पूरे भारत में पूछा तब तो दादर नगर हवेली पूछे, राज्य में पूछा तो मेघालय हो जाएगा, यूटीज में पूछा तो ऑब्वियसली दादर नगर हवेली होगा। तो सवाल आपको ध्यान में रखना। उसी तरह न्यूनतम वाला, न्यूनतम अगर आपको यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश में बोल रहा है तब तो लक्षद्वीप। ओवरऑल तो आपको देख रहे हैं नागालैंड वहां नेगेटिव ग्रोथ रेट गया था, ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। आगे से अभी जितने भी स्लाइड होंगे उसमें सेम ये चीजें होंगी, ठीक है। अब जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार इससे सवाल बनते हैं, ठीक है। सबसे देखिए भारत का तो हमने देखा था बहुत कम 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। बिहार की जब बात करते हैं तो सबसे पहले तो बिहार का स्थान आता है बहुत ज्यादा, 1106 जो है वो आपका क्या था जनसंख्या घनत्व। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है वेस्ट बंगाल जिसका जनसंख्या घनत्व जो है, ठीक है, वो आपका 1028 था। ये तीसरा आप दिल्ली देख रहे हैं, दिल्ली यहां मैंने दोनों ही रखे हुए ना, राज्य एवं केंद्र शासित। तो जब आप केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो सबसे अधिक था दिल्ली का, और वो कितना था 11,320। अब यही सवाल यहां बनता है। अब आपसे अगर सवाल दो तरह से बन गए, अगर आपसे यह पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहां था, तब तो दिल्ली हो जाएगा, क्योंकि भारत बोला तो उसमें राज्य और केंद्र शासित दोनों आ गए। लेकिन अगर आपको पूछा राज्य में, तब तो आपको बिहार मानना होगा। लेकिन ओवरऑल इंडिया अगर पूरे भारत की बात पूछा जा रहा है तब दिल्ली का होगा 11,320 जो है यहाँ की जनसंख्या घनत्व था, ठीक है। बहुत ज्यादा आप दिल्ली के हालात जानते ही हैं। अब न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं। तो राज्य में अरुणाचल प्रदेश था जिसकी जनसंख्या घनत्व मात्र 17 थी, ठीक है। मिजोरम दूसरे नंबर पे था तो 52 फर्स्ट में ये, और सेकंड में मिजोरम के बारे में पूछ रहे तो सेकंड नंबर वाला भी पूछा जाता है ना। और केंद्र शासित पूछेगा तब तो आपका क्या हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार जो है वो हो जाएगा 46 यानी 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वो यहाँ का घनत्व है, ठीक है, लोग रहते हैं। चलिए अच्छा, सर्वाधिक घनत्व वाला अगर आपसे जिला पूछे तब तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी दिल्ली, ठीक है, जिसको नॉर्थ ईस्ट ना नॉर्थ दिल्ली बोलते हैं या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली बोल सकते हैं। और न्यूनतम घनत्व वाला जिला अगर आपसे पूछेगा तो वो हो जाएगा दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आता है लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। अब ये भी टॉपिक है जहां से बहुत सवाल, साक्षरता, लिंगानुपात, जनसंख्या वृद्धि दर, ये सब टॉपिक से आपको ज्यादा सवाल पूछेंगे। फैक्ट वैसे तो ये पूरा ही वीडियो ही आपके लिए क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, इसके जिससे क्वेश्चंस आने ही आने, आपके लिए गाइड है जहां से सवाल बनेगा ही बनेगा। देखिए तो सेक्स रेशियो, लिंगानुपात की बात करें, है ना, लिंगानुपात के मैंने पहले बताया कि प्रति 1000 पुरुष पर जो है ना, ये महिला कितनी महिलाएं हैं, ठीक है, ये महिलाओं की संख्या जो है ये आपका हो गया मेल, ये हो गया फीमेल। तो प्रति 1000 मेल पर जो फीमेल की संख्या होंगी वो आपका सेक्स रेशियो लिंगानुपात कहलाता है। और इसमें देखिए तो राज्य की जब अगर बात करेंगे तो केरल सबसे ऊपर आता है ना, 1084 जो है यहाँ का लिंगानुपात है, और पूरे भारत में भी सर्वश्रेष्ठ सबसे ज्यादा यहीं पर है। अब राज्य में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु आएगा, लेकिन ओवरऑल दूसरे नंबर पर पुडुचेरी, यही ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं करना एग्जाम में, ठीक है। तो राज्य में केरल सबसे ऊपर है, दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु जिसका 996 है। लेकिन अगर आपको केंद्र शासित में देखें तो ये आपको पुडुचेरी हो जाता है जिसका जनसंख्या घनत्व जो है 1037 है। ध्यान से अगेन, अगर आपसे राज्य अगर ओवरऑल पूछा जा रहा है तो पहले नंबर पर केरल 1084 जहां का ये लिंगानुपात है, ठीक है, और दूसरे नंबर पर फिर पुडुचेरी आएगा जब ओवरऑल पूछेगा। राज्य पूछेगा तो ऑब्वियसली यहां पर आपका तमिलनाडु आ जाएगा, ध्यान में रखेंगे। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की हम लोग बात करेंगे तो यहां देखिए हरियाणा का सबसे कम है। अगर ओवरऑल पूछ लेता तब तो आपका दमन दीव होता जो कि केंद्र शासित प्रदेश वाला है, लेकिन ओवरऑल राज्य वाला पूछेगा तो राज्य में सबसे कम जो लिंगानुपात है ना, वो हरियाणा के जहां 1000 पुरुष पर मात्र 879 जो है वो फीमेल्स हैं, है ना, और जम्मू कश्मीर में 889 है। लेकिन अगर पूरे भारत में पूछे कि सबसे कम जो है लिंगानुपात
कहाँ रहा? वो रहा आपका दमन दीव, जहां मात्र 618 जो है महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला भी पूछा जाता है, तो माहे पुडुचेरी आपका हो गया। यहां 1176, ध्यान रखिएगा कि यहां का लिंगानुपात क्या है, वो 1176 है, यानी कि प्रति, है ना। अब ध्यान से देखेंगे तो ये जिला में ये क्या, प्रति 1000 पुरुष पर 1176 महिलाएं हैं। ठीक है, वही न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो ऑब्वियसली दमन में है, मात्र ना 523 जो है महिलाएं हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारे ही डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। अब आता है साक्षरता, साक्षरता दर या फिर जिसको लिटरेसी रेट कहते हैं। साक्षरता दर निकालने का तरीका क्या होता है, ये भी पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रखें। साक्षरता दर की अगर हम बात करेंगे तो साक्षरों की कुल संख्या, नंबर ऑफ पर्सन ऑफ लिटरेट पर्सन बेसिकली जो है, साक्षरों की कुल संख्या बटा 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या, है ना, करके उसको अगर 100 से आप मल्टीप्लाई कर देते तो इस तरह से आपका लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर निकल करके आता है। और साक्षरता दर में जो सवाल पूछा जाता है, अब देखिए राज्य की जब हम बात करते हैं, इसमें राज्य और राज्य ही एक्चुअली इसमें मेंशन है, केंद्र शासित आगे होगा। ठीक है, तो राज्य में देखिए यहां केरल जो है सबसे ज्यादा सर्वाधिक साक्षर राज्य, क्योंकि इसमें 3 नंबर तक भी पूछा गया है। फिर दूसरे नंबर पर मिजोरम है, ये तो सेकंड नंबर पर मिजोरम गया। थर्ड नंबर पर आपका त्रिपुरा है साक्षरता वाले। तो टॉप 3 जो साक्षरता वाले राज्य हैं वो आपका केरल है सबसे ज्यादा, ऑब्वियसली वो हमेशा साक्षरता में आगे रहा। फिर आपका मिजोरम है, फिर आपका त्रिपुरा है। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य की अगर आप बात करेंगे तो उसमें ऑब्वियसली ये दुर्भाग्य है कि हमारा राज्य इसी में है। बिहार 61.8% डेटा याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश 65.4% और तीसरे नंबर पर राजस्थान 66.1% जो है ये, है ना, न्यूनतम में पहले नंबर पर बिहार, दूसरे नंबर पर आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर आपका हो गया राजस्थान। ठीक है, ये डेटा याद रखेंगे। आगे केंद्र शासित वाला भी देख लेते हैं। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो लक्षद्वीप 91 वैसे आबादी ही इनकी कम है और उसमें भी 91.8% लोग जो है वो साक्षर हैं। और न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है आपका दादर नगर हवेली, जो कि 76.2% है, पर फिर भी बिहार से ज्यादा ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो केंद्र शासित प्रदेश में दादर नगर हवेली न्यूनतम है और सब सर्वाधिक में लक्षद्वीप है। और हमने राज्य में अभी जस्ट देखा था कि राज्य में या पूरे ओवरऑल भी कहेंगे तो बिहार सबसे नीचे ही है, 61.8% ही है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। और ओवरऑल में भी केरल टॉप पर रहेगा, बिहार सबसे नीचे रहेगा, है ना। और केंद्र शासित में आपसे पूछेगा तो वो आप यहां देख ही रहे। अच्छा, एक सवाल ये भी पूछा हुआ सवाल है कि महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता दर में जो अधिकतम अंतर है वो कहां देखा गया था? ये देखा गया था आपका राजस्थान में। ठीक है, कहां देखा गया? राजस्थान में 27.1% महिला और पुरुषों के साक्षरता दर में अंतर। और देखिए यहां पर पुरुषों का 79.2% था और महिलाओं का मात्र 52.1% जो है वो साक्षरता दर थी राजस्थान की। और इसके कारण ये सर्वाधिक गैप बनता है महिला और पुरुष के साक्षरता में। ठीक है, सर्वाधिक पुरुष एवं महिला साक्षरता वाला राज्य तो ऑब्वियसली ये तो केरल होगा। केरल में सर्वाधिक पुरुष और सर्वाधिक महिला शिक्षित है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य जो है वो बिहार है, 71.2% जो है पुरुष बिहार में शिक्षित हैं, ये न्यूनतम है ना। और न्यूनतम अगर महिला साक्षरता दर की बात करेंगे तो पहले नंबर पर राजस्थान है, दूसरे नंबर पर बिहार। ये इस साल भी ये 2023 वाले जीडी में पूछा हुआ सवाल है। तो राजस्थान का 52.12% और बिहार का 51.50%। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। पहले नंबर पर एक्चुअली बिहार होगा, है ना, सॉरी पहले पे तो बिहार होगा ना, पहले फर्स्ट पे न्यूनतम में बिहार होगा, सेकंड पे राजस्थान होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मतलब अगर सबसे न्यूनतम महिला साक्षरता पूछेगा तो वो बिहार हो जाएगा, अधिक और न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूछेगा तो भी बिहार, न्यूनतम महिला साक्षरता पूछेगा तो भी बिहार, और वैसे भी अब पूरे भारत में भी साक्षरता न्यूनतम पूछेगा तो वो बिहार में ही, राज्य में भी पूछेगा तो बिहार ही होगा। ठीक है, ये सारा डेटा ध्यान में रखेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। अब अनुसूचित जनजाति या जाति शेड्यूल कास्ट, इसकी भी आबादी के बारे में पूछता है। तो भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का जो परसेंटेज है वो 16.6% है आपका, 16.6% है। ठीक है,
सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति कहां पर है, ये शेड्यूल कास्ट कहां है, एससी, तो वो उत्तर प्रदेश में। आपको पता होगा कि यही इनके लिए सबसे ज्यादा सीट भी रिजर्व है, आबादी भी यहां बहुत ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति जो है, जनसंख्या वाला राज्य जो है वो आपका उत्तर प्रदेश है। लेकिन यहां एक चीज ध्यान में रखिए, अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला, परसेंटेज में अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा जो है परसेंटेज में अनुसूचित जनजाति का, यहां जनजाति एक्चुअली सब जगह लिखा गया है, ठीक है, जाति होना चाहिए, सॉरी यहां पर एक चीज आप काट लीजिए, ये जाति होगा, जनजाति नहीं होगा, ठीक है। और ये राज्य है आपका पंजाब, 31.9% जो है ये अनुसूचित जाति जो है यहां पर आपको देखने को मिलेगी। वहीं उत्तर प्रदेश में सब सर्वाधिक अनुसूचित जाति दिखेगी, शेड्यूल कास्ट दिखेंगे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब्स की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो कुल जनसंख्या में इनकी आबादी कितनी है भाई, प्रतिशत 8.6%, पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य और केंद्र शासित दोनों में एक बार, यहां भी आप ध्यान रखिएगा ये पूरे राज्य और केंद्र की बात दोनों ही, मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ओवरऑल हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें यहां ये अनुसूचित जनजाति में उत्तर प्रदेश आगे था, ठीक है। और जनजाति में जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब्स हैं, एसटी हैं, सीधा एससी एसटी बोले ज्यादा आसान रहता है। तो एससी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, एसटी जाति जो है वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। फिर प्रतिशत बोलेगा चेंज हो जाएगा, प्रतिशत अगर अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी जो आपका जनसंख्या प्रतिशत पूछा जाएगा तो इसमें लक्षद्वीप आएगा, यहां की 94.8% आबादी, इतनी आबादी जो है वो एसटी ही है, यानी वो शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरीज में ही आते हैं, ठीक है। तो ये सारे ही डेटा हमने क्लास में पढ़े। ये क्लास इस जो है हम यहीं पर कंप्लीट हो जाता है आपका। हमने इसमें जितने भी जनसंख्या संबंधित थ्योरी पार्ट पढ़े, इसमें कुछ छूट गया आई थिंक, है ना। और देखिए क्या छूटा है, मुझे पता याद आ गया, इसमें बाल जो है ना, बाल यानी कि चिल्ड्रन वाला रेशियो का जो केस है वो छूट गया है। तो नेक्स्ट वीडियो जो आपका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वाला आएगा, पीवाईक्यू डिस्कशन आएगा, उसमें मैंने बच्चों से, है ना, और रिलेटेड जो डेटाज हैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब बाकी अभी और इसमें करीब करीब 2 वीडियोज में वो आपको आएगा एमसीक्यू से रिलेटेड, इसमें एसएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, रेलवे, जहां भी जनगणना से सवाल पूछे गए उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके लिए बहुत जरूरी क्लास होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।